Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 22nd of January 2022, Wednesday. Motivation of the day is never stop doing your best just because one doesn't give you credit. In today's news discussion, we are going to cover so many interesting news. First, we will discuss about the एक्सपेंडिचर्स दैट आर डन ऑन सेंटर पेट प्रोजेक्ट। सो इस न्यूज़ में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें जितना एलोकेशन हुआ था उस एलोकेशन के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ है। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द ऑयल हिट 7 years हाई बिकॉज ऑफ हाउदीज अटैक्स। तो हाउदीज ने यूए पर अटैक किया है जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो 7 साल के हाई पॉइंट पर पहुंच गए। Apart from it, we will also discuss about the LIC IPO that government is planning to launch into this financial year only. तो किस तरह से LIP के IPO की प्रोसेस को फासन किया जा रहा है। After discussing all these three news, we will discuss about the India's position on top big five equity market. Because of the pandemic, India's equity market has boosted so much. तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया की क्या पोजीशन है इक्विटी मार्केट की पोजीशनिंग को लेकर के। इन सारी मेजर न्यूज़ के अलावा हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम पे नाउ और बाय नाउ और पे लेटर जो स्पेस है जिस इस पर्टिकुलर स्पेस पर जो शेडो बैंक्स काम करते हैं उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर आरबीआई कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मार्केट स्लिप इनटू रेड पोजीशन और रेड स्पॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग crude oil prices and bond yields. Apart from it, we will discuss about the ITC request from TRAI for acquisition of a spectrum at lower cost. And at last, we will discuss about one of the very significant acquisition that is done by Microsoft in order to boost its business. So let's start with article number 1 or news number 1 that is given on page number 4 of Business Standard. Expenditures on centers pet projects in slow lane. As per the recent data given by Controller Journal of Account, about 60% of 20.7 trillion of total budgeted expenditure of 34.8 trillion has been spent till now. Several departments and ministries have a lot of ground to make up. तो रिसेंटली कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स ने डेटा प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में और उस डेटा के अकॉर्डिंग जितना बजटेड एलोकेशन हुआ था सेंटर की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स पर, पेट प्रोजेक्ट्स पर, उस एलोकेशन का केवल और केवल 60% ही एक्सपेंडिचर नवंबर तक हो पाया है। अगर हम देखें तो इट इज अ क्वार्टर थर्ड, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 80% एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर तक हो जाना चाहिए था, बट एज पर द रीसेंट डेटा केवल और केवल 60% तक का एक्सपेंडिचर्स डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज कर पाई हैं। और इनमें से भी अगर गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करी जाए जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया, इन सारे प्रोजेक्ट्स में तो एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है, हैज़ स्पेंड मच लोअर अमाउंट देन व्हाट हैज़ बीन बजटेड इन यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। जैसे कि अगर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें तो उसमें मैसिव एलोकेशन किया था गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 22 के बजट में 44,700 का एलोकेशन किया था और ये 44,700 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को डायरेक्टली स्पेंड करने थे, विच हैज़ अ कैपिटल आउटले ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 56,500 करोड़। लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एक्चुअल आउटले कितना किया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने तो केवल और केवल 2% का एक्सपेंडिचर हुआ है इनटू दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। केवल और केवल 1,150 करोड़ का खर्चा कर पाए हैं या स्पेंड कर पाई है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इसी तरह से अगर एक्सपोर्टर्स को जो भी इंसेंटिव्स मिलती हैं, स्कीम्स होती हैं, उसकी अगर बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में 13,000 करोड़ का अलोकेशन किया गया था। किसके लिए? RODTEP स्कीम के लिए। RODTEP स्कीम क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसकी कंप्लीट डिटेल का एक सेपरेट वीडियो बना है। आई सेक्शन पे आप क्लिक करके सीधे उस वीडियो पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जो इंडिया के मर्केंटाइज एक्सपोर्ट
ड्यूटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम सर्विसेज की स्कीम को रिप्लेस करके लाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगी। तो अगर हम बात करें एलोकेशन की, तो RODTEP को 13,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था। और इस स्कीम का बेसिक पर्पस था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ज़ीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम द रीबेट। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या पैंडेमिक में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसने हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर करी है। इन स्पाइट ऑफ दिस हाईएस्ट ग्रोथ एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम on this particular scheme is just only 5,100 करोड़। केवल 5,100 करोड़ का एक्सपेंडिचर या केवल 5,000 करोड़ ही स्पेंड कर पाया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ऑन RODP, जबकि एलोकेशन कितना हुआ था? 13,000 करोड़ का होता। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज एक्सपोर्ट, इन स्पाइट ऑफ बूस्ट इन एक्सपोर्ट इनटू दिस पैंडेमिक ईयर। तो नवंबर तक 13,000 करोड़ में से केवल 5,000 करोड़ के का ही खर्चा कर पाए CBIC। इसी तरह डेटा पढ़ने जाएंगे। अगर अदर स्कीम्स की बात करें, टैप वाटर फॉर हाउस होल्ड, पब्लिक सेक्टर टेलकोस, डिजिटल इंडिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जल शक्ति विभाग, इन सब पर जो भी गवर्नमेंट के पेट प्रोजेक्ट्स थे या फ्लैगशिप स्कीम्स थी, इन सब पर जो एलोकेशन हुआ फाइनेंशियल ईयर 22 में, उसका नॉमिनल अमाउंट ही हमें कहें डिपार्टमेंट्स या कंसर्न मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में नवंबर तक एक्सपेंडिचर कर पाए, जबकि उन्हें पूरा एलोकेशन यूज़ कर लेना। 80 to 90% का एक्सपेंडिचर नवंबर तक हो जाना चाहिए था। अब चूंकि केवल 2 मंथ्स बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट खर्चा करेंगे या उसे रिटर्न करेंगे, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। जैसे कि हम देखें, अदर की शॉर्टफॉल्स, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्पेंट ओनली 27% ऑफ इस एलोकेटेड फंड टिल नवंबर, जो कि LPG यूजर्स को एज ए सब्सिडी दिया जाता है। इसी तरह पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें देखने को मिला। तो अगर आप मैक्सिमम जितने भी पेट प्रोजेक्ट्स को देखें तो एलोकेशन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किया था और उसके अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्रीज हैं वो खर्च नहीं कर पाई। सो दिस इज़ द फिगर दैट इंडिकेट्स द एक्सपेंडिचर एंड एलोकेशन डेटा, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, DEA हो, डॉट हो, CBICs हो, चाहे वो माइटी हो। दीज आर द कंसर्न मिनिस्ट्रीज जिनको कितना कितना एलोकेशन हुआ और नवंबर तक वो कितना कितना एक्सपेंडिचर कर पाए एज पर द बजटेड एलोकेशन। डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, यू जस्ट नीड टू हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, और आप परसेंटेज में याद करके रख सकते हैं। और इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि क्या इनएफिशिएंसी, लेवल ऑफ इनएफिशिएंसीज है मिनिस्ट्रीज में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा किस तरह से पैंडेमिक ने फंक्शनिंग को भी अफेक्ट किया है इंडिया में। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में इन सारे मिनिस्ट्री से, इन सारे पेट प्रोजेक्ट्स पर एलोकेशन कम कर दिया जाए, गवर्नमेंट एलोकेशन रिड्यूस कर दे। अपार्ट फ्रॉम इट, देयर इज वन न्यूज़ दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द budget. Into this news, insurers call for more tax exemptions. तो इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे आर डिमांडिंग various tax stops from the central government in upcoming union budget, just to encourage Indians to buy more pure risk प्रोडक्ट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंश्योरेंस जो कवरेज है वो बहुत कम है। अगर काउंटर पार्ट कंट्री से कंपेयर किया जाए तो कवरेज अगर आप देखें तो इस नॉमिनल कवरेज इंडिया में इंश्योरेंस लेने का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है। कंज्यूमर्स डू नॉट प्रेफर और डू नॉट थिंक इट एज अ मैंडेटरी और लाइफ सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी नेट। तो इंडिया में इंश्योरेंस कवरेज बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए इस फाइनेंशियल ईयर बजट में जिस तरह से कोविड ने इम्पैक्ट किया हेल्थ केयर सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को, तो थोड़ा सा अगर हम देखें इंश्योरेंस कवरेज या प्रेफरेंस टूवर्ड्स इंश्योरेंस वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी उतना इंक्रीज नहीं है या अभी भी उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कवरेज या इंक्लूजन नहीं है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के केसेस में। एंड दैट इज़ वाई नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर डिमांडिंग फॉर वेरियस टैक्स एग्जम्पशन, वेरियस टैक्स हॉलीडेज, वेरियस टैक्स सोप्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपकमिंग बजट। उनका ये कहना है कि जो अगर टैक्सेस रिड्यूस करेंगे सो दिस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट,
ये टैक्स रिडक्शन जो है वो एक कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा और पीपल जो है इंडिया में वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. बट देयर इज़ एन ऑर्गेनिक डिमांड फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, स्पेशली प्योर रिस्क एंड गारंटीड इनकम प्रोडक्ट, गिवन द अनसर्टनिटी एसोसिएटेड विद पैंडमिक. तो कहीं ना कहीं इस बात को भी एक्नॉलेज किया है इंश्योरेंस कंपनीज ने कि पैंडमिक की वजह से इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है. नाउ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स आर एक्चुअली गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंश्योरेंस. बट यस, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा टैक्स एग्जेम्पशन देती है और जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनके प्राइस जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं, तो इन दैट केस प्रेफरेंस और बाइंग और अवेलिंग द इंश्योरेंस services by Indian household will increase. So let us see how government will actually accept this particular request of insurance companies into upcoming budget. इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूसली विश लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं. पहले हमने इंडस्ट्री की विश लिस्ट को डिस्कस किया, एक्सपोर्टर की विश लिस्ट को डिस्कस किया. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विश लिस्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर फ्रॉम दिस बजट. तो की चैलेंजेस जो हेल्थ केयर सेक्टर फेस कर रहा है, अगर पैंडेमिक की बात करें तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर था उसके पूरे क्रैक्स जो हैं वो विजिबल हो गए कहाँ कहाँ पर लूप होल से. और हम एक बहुत ईजिली इस बात को कह सकते हैं कि इंडिया में एक सफिशिएंट और रिजिलियंट हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और जो कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में पूरा का पूरा क्रैकडाउन हो गया. इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर की जो वल्नरेबिलिटी है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हुई, ना ही केवल इंडिया को बल्कि वर्ल्ड को भी. तो अगर की चैलेंजेस की बात करी जाए तो इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा या वो रिजिलियंट नहीं है, वो सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है. तो infrastructure development is one of the key challenge that healthcare sector is facing. Even government is also facing this sort of infrastructure lackness in healthcare sector. Apart from it, shortage of skilled human resources. If you remember, जब पैंडेमिक आया था तो जो लास्ट ईयर MBBS के जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एज अ डॉक्टर अपॉइंट कर दिया गया था कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर में देख सकते हैं या ट्रीटमेंट करेंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स डॉक्टर, स्किल नर्सेस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हो गया, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ड्रॉप इन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, इम्पोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, लो इम्बर्समेंट रेट of these insurance health insurance companies. All these are the key challenges that healthcare sector is facing. What industry is asking? Industry is asking for more incentive for creation of infrastructure. Industry जो है, जो hospital chains हैं, उनको कहना government incentives देंगे, tax holidays देंगे, we will develop, we will go for capital expenditure. Apart from it, mandate triple P in other clinical procedures and hospital, exempt hospitals from GST. वो ये डिमांड बहुत टाइम से चली आ रही है. फिलहाल गवर्नमेंट इस साल के बजट में इसको इंक्लूड करती है या नहीं. जीएसटी से एग्जाम करना वैसे भी गवर्नमेंट के बजट का पार्ट नहीं है. अगर हम देखें, हाँ, एक प्रपोजल जा सकता है. एक्चुअली इट इज़ अ डिसीजन डोमेन ऑफ जीएसटी काउंसिल. अपार्ट फ्रॉम इट, टैक्स हॉलीडेज, REIT, इस तरह के कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है फॉर अपकमिंग बजट. एंड दिस इज़ द इंडियाज़ हेल्थ केयर मार्केट साइज, जो कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है. वल्नरेबिलिटी हेल्थ केयर सेक्टर की प्रॉपरली विजिबल हुई हैं दोनों वेव्स में. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. ऑयल हिट्स 7 years हाई एज हाउदीज अटैक ऑन UAE ratchet up regional tension. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कसम खाई है कि जो रीसेंट अटैक हुआ है हाउदीज के थ्रू, हाउदीज मिलिटेंट के थ्रू, उसका जवाब वो बहुत जल्द ही देंगे. दे विल रिटेलिएट अगेंस्ट द हाउदीज मिलिटेंट्स. हाउदीज मिलिटेंट क्या होते हैं, कहाँ पर हैं, क्यों हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज इशूज़ हेयर राइट नाउ. यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हाउदीज ने UAE पर अटैक किया है and that attack was deadly on UAE's capital that is Abu Dhabi. और उसको लेकर के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है कि दे विल रिटेलिएट अगेंस्ट दिस हाउदीज मिलिटेंट. और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद से उस रीजन में अगर हम देखें तो एक नई टेंशन अराइज हो गई है. और इस टेंशन ने कहीं ना कहीं ऑयल की सप्लाई को लेकर के एक अनसर्टनिटी राइज कर दी है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें ऑयल प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है. UAE इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टर, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री. और अगर उस कंट्री में
टेंशन शुरू हो जाएगी अपने यमन के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ। बेसिकली हाउदी मिलिटेंट्स बिलोंग्स टू यमन कंट्री। तो सीधा सा इम्पैक्ट वहाँ की इकोनॉमी पर पड़ेगा, ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज पर पड़ेगा, ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। यूएई इज़ वन ऑफ द मेजर और इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ऑयल एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसिंग कंट्री, जिसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो अपने 7 साल के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। बेंचमार्क ऑयल प्राइसेस क्लाइम टू देयर हाईएस्ट लेवल सिंस 2014 on Tuesday. Why? Because of the possible supply chain disruption after this attack by Houthis. ब्रंट क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रंट क्रूड फ्यूचर्स रोज अप्रॉक्सीमेटली $1.02 और 1.2%। तो अब जो ब्रंट क्रूड फ्यूचर्स हैं वो $87.50 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। अगर यूएस वेस्ट टेक्सा इंटरमीडिएट WTI क्रूड फ्यूचर्स की बात करी जाए तो वो भी 1.6% इंक्रीज हुए हैं, दैट रीच टू द लेवल ऑफ $85.18 बैरल। अब ये WTI ब्रंट क्रूड ऑयल क्या होते हैं, अगर इसका भी एक सेपरेट वीडियो डिस्क्राइब सेक्शन में क्लियरली अपलोडेड है। आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स और WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स दोनों ही बेंचमार्क इंडाइसेस फ्यूचर ऑप्शंस जो हैं वो अपने 7 साल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, यानी अक्टूबर 2014 के बाद से सबसे ज़्यादा फ्यूचर्स के ऑप्शन अभी इस बार इस हाउदीज अटैक के बाद से पहुंचे हैं। सप्लाई कंसर्न्स हैव राइजन दिस वीक आफ्टर यमन्स हाउदीज ग्रुप अटैक द यूएई, और जिसकी वजह से उस रीजन में भी हॉस्टिलिटी बढ़ने की के एंटिसिपेशंस हैं। अदर जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया लेड कोलिशन हो, ईरान लेड कोलिशन हो, इनके बीच में भी टेंशन बढ़ने की बात हो रही है, जिसको और ये कि अगर आप पूरे रीजन को देखें तो these region actually contain the oil producing as well as oil exporting countries. OPEC nation जो है उनका पूरा का पूरा ग्रुप इसी रीजन में बिलोंग करता है, और अगर इस रीजन में टेंशन हो रही तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑयल सप्लाई, ऑयल प्रोडक्शन एज वेल एज ऑयल एक्सपोर्ट। तो जो ऐसे कंट्रीज इंडिया जैसे जहाँ पर खुद की ऑयल रिजर्वॉयर्स नहीं हैं वो डेफिनेटली इस टेंशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें WTI और ब्रंट पर देखने को, ब्रंट के फ्यूचर ऑप्शंस पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो यूएई की कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उनका ये सीधा कहना है कि बिजनेस जो है वो एक्टिवली कंटिन्यू रहेगा। दे विल इंश्योर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स लोकल एंड इंटरनेशनल customers. They do not need to worry about this tension, but in spite of this statement by companies, the oil prices are rushing there or touching their peak, जो कि 87 to 86, 85 बैरल पर बैरल तक पहुंच चुका है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। LIC IPO अ रेस अगेंस्ट टाइम। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि LIC का IPO गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में लाया जाए, और रिसेंटली ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट भी LIC ने फाइल कर दिया है सेबी में, और जिसके अप्रूवल के लिए सेबी एक सफिशिएंट टाइम लेती है। अगर हम बात करें IPOs की तो पैंडेमिक में IPOs की बहुत भरमार रही। पेटीएम, नाइका, रिलायंस और इसी तरह जोमेटो, बहुत सारी कंपनीज ने IPO लाया, और IPO लाने से पहले वो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट कंपनीज सबमिट करती हैं और उसके अप्रूवल के लिए सेबी को सफिशिएंट टाइम लेती है। उसी टाइम को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इस न्यूज़ में एक ओपिनियन रिप्रेजेंट किया गया, हम ये कह सकते हैं। क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर व्हाट? In their race against the clock to ensure that the country's premium insurance LIC offering hits the primary market by the end of this financial year, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट है। अभी केवल 60 दिन ही बचे हैं एज पर द रीसेंट डेट। तो ये 60 दिन बाद ये जो फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, वो ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको 60 दिन के अंदर, यानी इससे भी कम टाइम है उनके पास LIC का IPO लाने के लिए। RHP फाइल करने के बाद से, एम्बेडेड वैल्यूएशन के बाद से, मार्केट वैल्यूएशन के बाद से, जितने भी जो FDI की जो लिमिट है उसको अलाउ करना, सारे जो भी निटी ग्रिटी हैं वो जल्दी कंप्लीट किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का क्लियर टारगेट है कि LIC का IPO इसी बार है, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा दैट विल बी द रेवेन्यू
anticipation, or that was the revenue anticipation for budget year फाइनेंशियल ईयर 22। गवर्नमेंट ने अपने उसको रिवेन्यू में कैलकुलेट किया था। तो 4 ये गवर्नमेंट किसी साल आ जाए जिससे कि जो रिवेन्यू के लिए जो एंटिसिपेशन या फोरकास्ट किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, उससे शॉर्टफॉल, बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल गवर्नमेंट को देखने को ना मिले। सो द इंश्योरेंस Megalith is expected to file its draft red herring prospect DRHP with the SEBI by the end of this month। और अगर सेबी की बात करें तो आईपीओ के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट सबमिट होने के बाद से मार्केट रेगुलेटर जो है वो फाइनल ऑब्जर्वेशन करता है और उस पर रिपोर्ट देता है, जिससे उससे पहले कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट मार्केट रेगुलेटर मींस सेबी देता है कि दिस इज द ऑब्जेक्शन और दीज आर द क्लियरेंस फ्रॉम सेबी, नाउ कंपनीज कैन गो फॉर देयर आईपीओ। तो अभी रिसेंटली एम्बेडेड वैल्यू का क्लैरिफिकेशन हुआ है, मार्केट वैल्यूएशन हुआ है, एंकर इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन हो गया है। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ब्यूरोक्रेट्स और अदर कंसल्टेंसी कंपनीज आर प्रिपेयरिंग आरएचपी एंड दैट इज गोइंग टू बी फाइल्ड इनटू दिस मंथ ओनली। सिंस 2020 द लीस्ट नंबर्स ऑफ डेज टेकन बाय सेबी टू इंश्योर द फाइनल ऑब्जर्वेशन इन 30 डेज। तो अगर हम बात करें फॉर आईपीओज ऑफ मिस्टर बेक्टर्स फूड, इट वॉज 32 डेज फॉर स्टेट ओन्ड रेल टेल ग्रुप। तो एवरेज अगर देखा जाए मिनिमम कम से कम टाइम तो 30 डेज मिनिमम टाइम तो लिया ही है सेबी ने फॉर क्लियरिंग फॉर गिविंग इट्स फाइनल ऑब्जर्वेशन। और अगर 60 दिन बचे हैं इस मंथ के एंड तक फाइल होगा आरएचपी, तो क्या गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स और बैंकर्स, कंसल्टेंसी एजेंसीज क्या इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ ला पाएंगे? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। हाँ, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि 30 डेज से भी कम के टाइम फ्रेम में जो सेबी है वो अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन दे दे। बट अभी तक सेबी ने जो सबसे कम टाइम लिया है आरएचपी को पर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन देने का, वो 32 डेज है, जो कि स्टेट ओन रेल टेल कॉरपोरेशन पर लिया था सेबी ने। एन एनालिसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय प्राइम डेटाबेस शोज द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर हैज टेकन द एवरेज ऑफ 76 डेज। तो एवरेज जो है जनरल कॉमन कंडीशन में 76 दिन सेबी लेती है अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो लास्ट अगर 2 साल को देखा जाए तो 110 ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट को फाइनल करने के लिए, उस पर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन देने के लिए सेबी ने अप्रॉक्सीमेटली 76 दिन लिए हैं। केवल कुछ ही ऐसी कंपनीज, चाहे वो मिस्टर बेक्टर फूड हो, चाहे वो रेल टेक हो, जिसके लिए जो सेबी ने 30 से 32 दिन लिए हैं। अगर रेगुलेशन की बात करी जाए तो एज पर द सेबी रेगुलेशन, रेगुलेटर कैन इशू इट्स ऑब्जर्वेशन विद इन 30 डेज। अलाउ है सेबी को कि 30 दिन के अंदर भी सेबी चाहे तो वो अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन इशू कर सकता है। तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे ही आरएचपी फाइल होगा सेबी में, सेबी 30 दिन से भी कम के टाइम में एलआईसी के आईपीओ का आरएचपी जो है वो फाइनल कर देगी। अप्रॉक्सीमेटली एवरेजली 100 से 76 से 100 दिन सेबी लेती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज आईपीओ पर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन देने के लिए। तो अगर सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो क्लियरली फुलफिल होती हैं तो 30 दिन से कम में एलआईसी के आरएचपी को अप्रूवल मिल जाएगा। और व्हाट आर दीज कंडीशंस? दिस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अदर रेगुलेटर्स और एजेंसीज satisfactory replying to any clarification or additional information if सेबी इज seeking for it। तो जैसे ही आरएचपी फाइल होगा उसके बाद सेबी उसको इवैल्यूएट करेगी, देखेगी, और कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन अगर सेबी को चाहिए होगा तो डेफिनेटली सेबी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, कंसल्टेंसी ग्रुप्स हैं एलआईसी आईपीओ के लिए, उनसे क्वेश्चन करेगा। जितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स करेंगे उतनी जल्दी सेबी अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन देगी। और इसीलिए जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व हैं, अदर रेगुलेटरी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इनटू दिस प्रोसेस ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट प्रिपरेशन, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो रातों रात काम करें और इमीडिएटली किसी भी क्वेरी का रिस्पॉन्ड करें, जिससे कि आरएचपी क्लियरली फाइनल और जल्दी से जल्दी अप्रूव हो थ्रू सेबी। लीगल एक्सपर्ट सेज मिनिमम एलआईसी DRHP कैन टेक टू नेट सेबीज is 21 days, which is the time given by regulator for public feedback।
तो सेबी अपने लेवल पर तो जल्दी कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक फीडबैक के लिए 21 डेज प्रिस्क्राइब हैं वो सेबी पूरे पूरे देगा। तो मिनिमम कम से कम 21, या हम बोल सकते हैं बहुत जल्दी अगर सेबी अप्रूवल देता है, फाइनल ऑब्जर्वेशन देता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट पर, तो कम से कम मिनिमम 21 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे फॉर अप्रूवल और फॉर final observation of this RHP. So let's see how this particular LIC IPO is going to hit the primary market into this financial year. बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि it is not possible, but government officials, investment bankers, consultancies, regulatory agencies, ministries, all these are working on their toes to actually finalize all the process into this financial year only, and they trying all their best to launch LIC IPO into the month of March. And this is the biggest insurance debut. LIC to sell at least 5% to raise as much as approximately 70,000 करोड़ इन इंडिया स्टॉक डेब्यूट। तो 5% का केवल, आप सोच सकते हैं केवल 5% ही LIC का एज IPO आने वाला है, और उससे गवर्नमेंट कितना एंटिसिपेट करी, 75,000 करोड़ का एंटिसिपेशन गवर्नमेंट का है। इसलिए गवर्नमेंट कई टाइम से, बहुत अगर देखें तो पिछला बहुत टाइम गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एंटिसिपेशन है फ्रॉम दिस IPO। और इसी तरह अगर बड़े IPOs की बात करी जाए इंडिया में, टॉप डिब्यूट जिन्होंने एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया है तो AI ग्रुप का रहा है, जिसने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट किया, अप्रॉक्सीमेटली 20.4। इसी तरह दाईचाई लाइफ LIC का एक्सपेक्टेड है। ये टॉप 3 डिब्यूट्स हम कह सकते हैं इंडिया में इन केस ऑफ LIC, in case of IPO, और in case of LIC it is on third पोजिशन। LIC जो कि अभी एक्सपेक्टेड है, आया नहीं है, वो थर्ड पोजिशन पर एंटिसिपेट किया जाए। $10.0 बिलियन का रेवेन्यू एंटिसिपेशन है गवर्नमेंट को फ्रॉम द LIC IPO। AI ने $20.4 बिलियन, दाईचाई ने 11.1, इसी तरह अफ्रीकन लाइफ, जापान पोस्ट होल्डिंग, BB एंड पिंग इंश्योरेंस, इन सारी कंपनीज ने इतना अमाउंट का फंड, हम कह सकते हैं मनी फंड रेस किया थ्रू देयर IPOs। LIC थर्ड पोजीशन पर है, सबसे ज़्यादा अभी तक जिसने फंड रेस किया है, दैट इज़ AI ग्रुप। एंड दिस इज़ द नीड फॉर स्पीड, जो कि IPOs को अप्रूवल दिया, RHP को पर अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन देने के लिए सेबी ने कितना टाइम लिया। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि बेक्टर फूड्स और रेल टेक कॉरपोरेशन के IPO को पर अपनी सेबी ने सबसे जल्दी अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया था, 30 से 32 दिन लिए थे। इसी तरह 7 आइलैंड्स, पारादीप, IRFC, मेडी, क्राफ्टमैन और एमी ऑर्गेनिक्स, इन सारी कंपनीज पर सेबी ने मिनिमम टाइम लिया है फॉर गिविंग देयर फाइनल ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी LIC के लिए कितना है। हो सकता है LIC को जब अप्रूवल मिल जाए, LIC का जब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट अप्रूव हो जाए, तो LIC नंबर 1 पोजीशन में हो इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन बाय सेबी फॉर अप्रूवल। अभी फिलहाल के लिए बेक्टर फूड्स और रेल टेक कॉरपोरेशन के लिए सबसे कम टाइम लिया था सेबी ने। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10। इंडिया लुक्स फॉर स्पॉट अमंग द 5 बिग ऑफ इक्विटी मार्केट्स। India's surging equity market is aiming to break all the records, is aiming to break into global's top 5 equity market. It is threatening to overtake the UK, which is currently occupying the 5th position. तो अगर टॉप 5 कंपनीज की या टॉप 5 इक्विटी मार्केट्स की बात करी जाए, तो इंडिया पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया की इक्विटी मार्केट इतना बूम करी है कि अब इंडिया टॉप 5 इक्विटी मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने को तैयार है। अभी 5th पोजीशन पर कौन है? UK जो है वो, अभी UK की जो इक्विटी मार्केट है दैट इज ऑन 5th पोजीशन, बट इंडिया इज ऑल सेट और इंडिया इज ऑल रेडी टू टेक ओवर द UK विच इज करंटली ऑक्यूपाइंग द 5th पोजीशन इन द लीग टेबल ऑफ कंट्रीज रीजन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो ये लिस्टिंग है, जो हम टॉप रैंक की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माई न्यूज़, यू मस्ट बी नोइंग कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया की इक्विटी मार्केट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली IT सेक्टर की जो कंपनीज, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कई गुना, मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है। स्टार्टअप्स और के ने जब अपने IPOs लॉन्च किए, उसके बाद भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक बूम देखने को मिला।
टॉप 4 का अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट किन कंट्रीज़ की हैं, तो यूएस, चाइना, जापान एंड Hong Kong. The US, China, Japan, Hong Kong, and UK are the top 5 global equity market. The market cap of all listed companies in India is approximately $3.767 trillion, about 2%. It is just 2% below than the UK. यूके से केवल 2% नीचे है मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की इक्विटी मार्केट का। और अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इंडिया विल क्रॉस दिस लाइन, दैट इज $3.75 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ यूके एंड विल ऑक्यूपाई द 5th पोजीशन इनटू द टॉप और बिग 5 इक्विटी मार्केट। और अगर डेटा को डीपली एनालाइज करें तो 2 महीने पहले अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस था, जो आज 2% डिफरेंस है, ये डिफरेंस था 8% का। लास्ट 2 मंथ्स में 6% का डिफरेंस इंडिया ने यूके से कवर किया है। यूके 5th पोजीशन पर है, तो 2 महीने पहले इंडिया और यूके के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8% का डिफरेंस था, जो कि अभी ट्यूसडे को केवल और केवल 2% रह गया है। तो ऐसा एंटिसिपेशन किया जा रहा है कि अगर सेल ऑफ इसी तरह से चलता रहा ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली डेवलप इकोनॉमी यूके, यूएस और चाइना, जापान जैसी इक्विटी मार्केट्स में, तो इंडिया बहुत जल्द ही 5th पोजीशन को ले लेगा। ओमिक्रॉन की वजह से सेल ऑफ देखने को मिला था इन टॉप 5 इक्विटी मार्केट कंपनीज में, जिसकी वजह से ये गैप जो है वो कम हो रहा है। और अगर यही फियर कंटिन्यू रहा, हालांकि यूएस और अदर कंट्रीज नाउ दे आर सीइंग द रिडक्शन इन द केसेस में रिडक्शन शुरू हो गया, तो हो सकता है कि सेल ऑफ थोड़ा सा कम हो। लेकिन अगर ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो बहुत जल्द इंडिया जो है वो इस पर्टिकुलर 5th पोजीशन को टेक ओवर कर लेगा। इंडियाज रैंकिंग हैड स्लिप टू 7th बिलो फ्रांस आफ्टर द बेंचमार्क सेंसेस ड्रॉप टू अ 4 months लो ऑफ 55,822 इन December 20। लेकिन उसके बाद से इंडिया की जो स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट है, उसने एक रीबाउंड रजिस्टर किया है और नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री, बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। तो अगर पिछले कुछ सेशंस को, पास्ट मंथ के सेशन को देखा जाए तो इंडिया ने 8% का इंक्रीज रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। हालांकि पिछली बार जब इंडिया स्लिप किया था तो फ्रांस से एक पोजीशन डाउन हो गया था, लेकिन अब इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस को ओवरटेक कर दिया है, विच हैज़ करेंटली द मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $3.37 ट्रिलियन। और इसी तरह से अगर सेल ऑफ ट्रिगर रहा डेवलप कंट्रीज की इक्विटी मार्केट में, तो डेफिनेटली इंडिया विल टेक द पोजीशन ऑफ 5th spot. Now let us look into the some other news clips. Market slip into the red on rising oil prices, bond yield. एक साइड तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया 5th पोजीशन लेने जा रहा है यूके की इन टर्म्स ऑफ टॉप इक्विटी मार्केट, ग्लोबल टॉप इक्विटी मार्केट एट ग्लोबल सिनेरियो। वहीं अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं दे आर गेटिंग डाउन, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी हो। सो इंडियन मार्केट डिक्लाइन ऑन ट्यूसडे एज द फियर ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड रेट हाइक लूम्स लार्ज बोथ क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड तो बढ़ रही है, हम कई टाइम से जान रहे हैं। इसके हाउदीज के अटैक के बाद जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, उन ऑयल प्राइसेस ने और बॉन्ड यील्ड ने इंडिया की इन्फ्लेशनरी जो कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशनरी जो हेडविंड्स हैं, उनको और ज़्यादा हवा दी, हम ये कह सकते हैं। बॉन्ड यील्ड को लेकर के तो आरबीआई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर ही रही है। ऑयल प्राइसेस भी बहुत हाई थे, लेकिन हाउदीज के अटैक के बाद सडनली ऑयल प्राइसेस 7 साल के हाई पॉइंट पर पहुंच गए और इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई देख रहा है। रिसेंट कुछ टाइम में सीपीआई 6 से ऊपर चल रहा है। डब्ल्यूपीआई की अगर बात करें तो डब्ल्यूपीआई भी डबल डिजिट के ही मार्क पर है। तो और इसके बाद जिस तरह से और इन्हीं सारे फेयर्स की वजह से जो बेंचमार्क सेंसेक्स है और जो निफ्टी है, दे ऑल आर स्टार्टेड फ्लक्चुएटिंग। द बेंचमार्क सेंसेक्स फ्लक्चुएटेड बिटवीन गेन्स एंड लॉस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, but it capitulated into the final hour of the trade amid a sell-off into the European market. तो यूरोपियन मार्केट में ओमिक्रॉन की वजह से जो सेल ऑफ देखने को मिला, उसकी वजह से थोड़ा सा गेन, हम कह सकते हैं रिकवरी, हम देख सकते हैं, गेन नहीं तो रिकवरी देखने को मिली सेंसेक्स के केस में।
हालांकि सेंसेक्स जो है वो 16,755 पर क्लोज हुआ, जो कि 0.9% का डिक्लाइन देखता है। निफ्टी ने भी 1.07% का डिक्लाइन देखा। So this is the bond yield at 2-year high and this is the oil prices graph, and because of this India's benchmark indices all are trembling. So अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, रेगुलेटरी लेंस ऑन बाय नाउ पे लेटर स्पेस। तो आरबीआई अब बाय नाउ और पे लेटर बीपीएनएल गेम्स के स्पेस पर भी रेगुलेशन लगाने जा रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें बाय नाउ पे लेटर, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ स्पेस और गेमिंग जो एप्स हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर, दिस इज एक्चुअली लेंडिंग। और आरबीआई ने क्लियरली बोला था, चाहे वो फिनटेक कंपनीज हो, चाहे वो किसी भी तरह की टेक कंपनीज हो, अगर वो कोई भी लेंडिंग फैसिलिटी करती हैं, कोई भी लेंडिंग काम या फाइनेंशियल लेंडिंग करती हैं, दे विल कम अंडर द कवरेज ऑफ, ओके, दे विल कम अंडर द रेलम ऑफ आरबीआई। क्लियरली आरबीआई ने कई बार इस चीज़ को मेंशन किया है। नाउ आरबीआई इज एक्चुअली set for big change. Reserve Bank of India has sought details of shadow banks BNPL arrangement with e-commerce players. कि कैसा इनका e-commerce कंपनीज के साथ अरेंजमेंट है, व्हाट इज अरेंजमेंट, व्हाट इज अ टाई अप, किस तरह की डील से करते हैं BNPL, और कैसे इस ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को रन करते हैं। सेंट्रल बैंक ने इसके अलावा बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी पूछी हैं। द सेंट्रल बैंक हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन देयर रोल्स एज अ transferor or transferee for loan under its master direction on transfer of loan exposure। तो अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीख करी है आरबीआई ने बीपीएनएल गेम्स या बीपीएनएल के स्पेस पर, और क्लियरली बोला है कि जो ये बाय नाउ पे लेटर का कंसेप्ट है, भैया ये कैसे करते हो, क्या प्रोसीजर है, और किस तरीके से ये लेंडिंग और लोन डिसबर्समेंट होता है थ्रू डिजिटल चैनल, हमें भी बताओ ताकि हम आगे इस पर तो कुछ रेगुलेशन लगा सके। और अगर डिजिटल लोन की बात करी जाए, तो दिस इज द शेयर ऑफ बैंकिंग कंपनीज, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनबीएफसीज इनटू डिजिटल चैनल। तो बैंक्स और एनबीएफसीज का जो अरेंजमेंट है वो तो क्लियरली आरबीआई को पता है, पर ये जो बाय नाउ पे लेटर का अरेंजमेंट है ये कैसे चलता है, ये किस तरह से ऑपरेट करता है। तो शेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स इन टोटल लोन डिस्बर्स थ्रू डिजिटल चैनल्स, दिस इज द portion, and definitely it is increasing year by year, it is increasing depending on the टाइप्स ऑफ लोन। पर्सनल लोन के केस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो भैया आरबीआई ने कहा अब बताओ ये चल कैसे रहा है। लेट अस सी नेक्स्ट क्लिप। आईटीसी डायल्स ट्राई फॉर स्पेक्ट्रम एट लो कॉस्ट। सो आईटीसी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है कि उसको लो रेट पे रिजर्व स्पेक्ट्रम दिए जाएं, नॉमिनल कॉस्ट पे। क्यों दिए जाएं भाई? क्योंकि they can control and deploy their own dedicated private cellular network based on in-house capabilities। तो सीधे सीधे आईटीसी ने कहा है ट्राई से कि हमें आप लो कॉस्ट पर स्पेक्ट्रम दें, जिससे कि हम अपने जो इन हाउस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकें। तब ये भी क्वेश्चन उठता है कि ये भाई आईटीसी से सीधे क्यों मांग रहे हैं? दे कैन ऑल्सो बाई स्पेक्ट्रम फॉर द टेलीकॉम कंपनीज, बट कंपनी हैज़ क्लियरली अपोज एनी मूव टू अलाउ द टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू लीज स्पेक्ट्रम टू कॉर्पोरेट हाउसेस। उन्होंने कहा कि हम कॉर्पोरेट हाउसेस से बिजनेस रेट पर, मार्केट रेट पर कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं लेंगे। वी आर आस्किंग स्पेक्ट्रम from the government backed entity directly, because we are not going to use this spectrum for business purpose, we will just use those spectrum for our in-house capabilities। अपने खुद के बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इन हाउस कैपेबिलिटीज को मैनेज करने के लिए वी विल यूज दिस स्पेक्ट्रम। तो क्लियरली हम बोल रहे हैं, तो आईटीसी ने डिमांड किया है दैट कंपनी शुड बी एलोकेटेड स्पेक्ट्रम directly by the spectrum managing agencies on administrative basis at nominal fee into various geographical locations। So ITC is actually demanding for private network for fulfilling its business objectives at affordable, secure, flexible and continuous manner। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया में इस तरह का प्रोविजंस है? क्या प्राइवेट कंपनीज अपने खुद के स्पेक्ट्रम नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर देयर इन हाउस कैपेबिलिटीज यूज कर सकते हैं? तो अभी तक इंडिया में इस तरह का कोई भी बहुत ज़्यादा मॉडल प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन हाँ
अप्रॉक्सीमेटली 45 कंट्रीज़ में इस तरह के लो कॉस्ट स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम प्राइवेट नेटवर्क को एलोकेट हैं। वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, लेकिन अपने खुद के काम के लिए, पर्सनल कंपनी के काम के लिए, और कंपनीज अपने प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। और उसी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 370 प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क ग्लोबली डिप्लॉयड हैं। 79 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं उनके पास सूटेबल लाइसेंस है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। इंडिया में ये मॉडल अभी प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। जिनके पास प्राइवेट नेटवर्क अगर है भी तो वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं। आईटीसी ने यह डिमांड करी है ट्राई से। लेट्स सी हाउ ट्राई विल रिएक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। माइक्रोसॉफ्ट टू बाई एक्टिविजन for $69 billion in all cash deal. So Microsoft Corporation agreed to buy Activision Blizzard in all cash deal. कितने की कैश डील होने वाली? $68.7 बिलियन की कैश डील होने वाली। यानी इसका मतलब कोई शेयर स्टेक बाइंग नहीं होगी, सीधे सीधे पैसों के लेन देन के बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट ये एक्विजिशन करेगी एंड यूजिंग इट्स लार्जेस्ट एक्विजिशन बाय फार टू ग्रैब द वीडियो गेम हैवीवेट। तो दिस इज द largest acquisition by Microsoft in this particular space that has been roiled by claims of workplace misconduct. तो वर्क प्लेस में मिसकंडक्ट की वजह से एक्टिविजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम था। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर इशू, बट येस नाउ माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल सेट टू बाय दिस न्यू कंपनी और दे आर गोइंग टू वेंचर इनटू न्यू स्पेस ऑफ वीडियो गेम। और अगर ये डील एग्जीक्यूट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑलरेडी सीजेबल वीडियो गेम ऑपरेशन है उसको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी, एडिंग अ स्टेबल पॉपुलर गेम फ्रेंचाइजी इंक्लूडिंग द कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, कैंडी क्रश टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स कंसोल बिजनेस। तो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट जो है अपनी एक्सबॉक्स सब्सिडी के थ्रू बिजनेस गेम स्पेस में ऑपरेट कर रहा है विद नंबर ऑफ सब्सिडी, लेकिन इसके बाद और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो माइनक्राफ्ट, डूम और कैंडी क्रैश, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरह के गेम्स के बाद जो अब एक्टिविजन के गेम्स है दैट ऑल कम्स अंडर माइक्रोसॉफ्ट. So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. Telegram channel पे मैं हर दिन 1 से 2 क्विज अपलोड करती हूँ, YouTube चैनल पर भी, Instagram पर भी, और आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में सीधे लिख सकते हैं। एडिटोरियल अगर ओपिनियंस की बात है स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। लेट अस सी हाउ इट एक्चुअली एग्जीक्यूट इन अपकमिंग फ्यूचर। फिलहाल के लिए please support me, like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.